हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक से पहले बता देते हैं कि लास्ट टाइम पे जो लास्ट वीडियो गई थी वो किस टॉपिक पे थी। किस टॉपिक पे थी याद कीजिए, वो था सैक्रिफाइस इशू कितनी आसानी से वन लाइन में निकालते हैं। एंड गुडविल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे। सैक्रिफाइस और गुडविल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे और वहां मैंने आपको ये सिखाया था कितनी आसानी से एक लाइन में कैसे हम गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट। याद कीजिए, लास्ट वीडियो में जाके देखिएगा, आपको गुडविल का ट्रीटमेंट वहां पे मिल जाएगा। उसमें कितना अच्छा सा बताया गया था गुडविल का कितना ट्रीटमेंट होता है। भाई वो ले आएगा या तो बिंग इन कैश या तो नॉट बिंग इन कैश या तो गिफ्ट प्राइवेटली। और उसके बाद एक था हिडन गुडविल का टॉपिक, वो तो अभी बाद में आएगा। हिडन गुडविल जब होता है तो नॉट बिंग इन कैश होता है। और एक था अपीयर इन द बुक्स। एडमिशन में सिर्फ यही एक ऐसी गुडविल है जो अपीयर इन द बुक्स होती है, जो पहले से होती है, जो कि पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। बाकी जितने भी गुडविल हैं वो सब सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसलिए एडमिशन में गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, वो कहावत नहीं कही गई है, देखन में छोटन दिखे घाव के गंभीर। देखने में जो जितना छोटा होता है उसका घाव उतना तगड़ा होता है। तो इसलिए बच्चे इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं, न्यू पीएसआर सैक्रिफाइस तो निकालना है, इसको तो हम निकाल लेंगे ऐसे। लेकिन बेटा अगर कहीं गलत हो गया, अगर कहीं गलत हो गया तो ये छोटी सी चीज आपको ले डूबेगी, चौपट हो जाओगे चौपट। तो इससे अच्छा क्या है कि इस पे फोकस बनाओ, इसकी प्रैक्टिस तेज, कैलकुलेशन अच्छी, और साथ ही साथ ये जो मैंने क्विक मेथड बताया है इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा कि सीयूटी के एग्जामिनेशन में टाइम कम से कम लगे। ठीक, तो चलो सीधा बढ़ते आते हैं टॉपिक पे। तो उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं और आज हम इसी एमसीक्यूज को कुछ आगे बढ़ाएंगे। कुछ केस बेस्ड स्टडीज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं एक दो वीडियोस में एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को लाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट एडमिशन से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब सही हो जाएंगे। ठीक, और उम्मीद है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। कोशिश की है मैंने कि सब का सब जितने भी टॉपिक है, जितने टाइप के टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से दे दें, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें। कोशिश की है मैंने। शायद अगर वहां पे मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप लोगों से बस इतना सा सहयोग है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक शायद बच गया है, तो मैं उससे भी रिलेटेड वीडियोस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाई इंसान हम भी हैं, हो सकता है पढ़ाते बढ़ाते यार इतने काम होते ना दिन भर में। सोचो पीपीटी है, ये है, वो है, मान लो टाइपिस्ट है, उसको देना तो पड़ेगा ना कंटेंट। वो बेचारा कंटेंट देंगे तो पीपीटी बनाएगा, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी, हमारा भी बिजी शेड्यूल है, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि मिस हो जाती है। तो अगर हमसे कहीं कोई चीज मिस हो गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक को भी पढ़ा देंगे। ठीक, हालांकि ऐसे चांसेस कम आएंगे कि आप कहीं कोई चीज छूटे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैंने सभी चीज को कहीं ना कहीं से कवर किया हुआ है। और फिर जब टोटल सिलेबस ही हम पढ़ा देंगे तो बचेगा क्या, आएगा तो यहीं से ना। चलो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। चलो भाई, मैंने क्या सिखाया था, ये दोनों इक्वल बांटते हैं, 1:1 बराबर 2। दे हैव 20,000 इज एज कैपिटल, उनके पास 20,000 दोनों की कैपिटल थी। दे एडमिट सी एज इक्वल पार्टनर। जब सी आया इक्वल पार्टनर के लिए तो 3 हो जाएंगे, और इक्वल का मतलब सी आता है 1/3 के लिए। भाई 3 पार्टनर, 3 में से एक हिस्सा सी को मिलेगा, एक बी को मिलेगा, एक ए को मिलेगा, तो इक्वल पार्टनर का मतलब यही ना हुआ कि ये 1/3 के लिए आएगा। एंड गुडविल वॉज वैल्यूड 30,000। चलो ठीक, फर्म की गुडविल 30,000 है। C is to bring in 30,000 as his capital and necessary cash towards his shares of goodwill. C 30,000 कैपिटल लाता है, बाकी अपना गुडविल का भी पैसा वो कैश में लाता है। ओके, गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन ओपन इन बुक्स। गुडविल अकाउंट्स बुक्स में नहीं है, या बुक्स में से खोलना नहीं है। इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 13,000, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। पूछ क्या है,
कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। याद कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था, वहां पे जो बैलेंस सीडी आती थी ना, सीडी, तो यहां पे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। आप में से बहुत से बच्चों को ये लगता होगा सही तो बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया। अब सोचिए पेपर होगा, क्या हम उसमें बैठ के सबका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? और कैपिटल के लिए पहले हमको सैक्रिफाइस गेनिंग निकालना है, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी चाहिए। मान लीजिए यहां पे दिया है, मान लीजिए अगर ना दिया होता तब, यहां पे तो मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ ना कि 30,000 टुवर्ड्स द शेयर्स ऑफ गुडविल, गुडविल अकाउंट विल नॉट ओपन, ये दिया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी दिया है। मान लीजिए ना दिया होता तो ये भी निकालना पड़ता, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट होता? नहीं बेटा, टाइम नहीं वेस्ट। मैंने कहा ना स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, मैंने एक कोटेशन देखा था, काफी अच्छा सा था, मुझे काफी अच्छा भी लगा था। कहा गया था हार्ड वर्क इज योर गुड फ्रेंड, हार्ड वर्क इज योर गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो जो कठिन परिश्रम होता है वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड होता ही है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, क्योंकि जब स्मार्ट वर्क होता है तो चीजें बहुत ही आसानी से बहुत क्विक आ जाती हैं। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्मार्ट नहीं बनोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें जब कैपिटल अकाउंट पूछा तो हमें कहीं ना कहीं न्यू पीएसआर सैक्रिफाइस तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुडविल न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस वो सैक्रिफाइस में ही बटेगी। तो देखो कितना अच्छा हम सिखाए थे, ये था ओल्ड। मैंने कहा वो आता है 1/3 के लिए, उसको 1/3 दे दोगे तो बचेगा कितना? बचेगा तो 2/3 ना। अब ये 2/3 का मैंने कहा था न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर और डिनोमिनेटर का इधर, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। बताओ जोड़ने पे क्या 2 + 2 = 6 आता है क्या? नहीं, 2 + 2 = 4, मतलब यहां पे 1 2 और होगा तभी तो 6 बनेगा। तो अगर न्यू रेशियो देखो तो 2:2:2 हो गया, और अगर इसको काटोगे न्यू रेशियो क्या हो गया? 2:2:2 हो गया। अगर किसको काटोगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 1:1:1 हो जाएगा। हमें काटने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें सैक्रिफाइस इश्यू से काम है ना। हालांकि सैक्रिफाइस इश्यू बच्चे बहुत तो देख के बता भी देते हैं सर, अगर कुछ चेंजेस ना दी हो तो जो ओल्ड इश्यू होता है वही सैक्रिफाइस होता है, एकदम सही है। लेकिन निकालना भी आना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए डाउट हो गया किसी बच्चे को, कोई बच्चा डाउट में आ गया, क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, तो क्विक में निकाल सकता है। ठीक, चलो सैक्रिफाइस के लिए मैंने क्या बताया, ये था ओल्ड, ये था न्यू। अब बताओ इन दोनों को इक्वल, भाई ओल्ड माइनस न्यू होता तो हमें इसको इक्वल करने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई मैंने बताया था। इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, 3 - 2 1, 3 1 जा 3, 3 - 2 1। देखो ओल्ड माइनस न्यू हो गया, इसका तो निकलेगा नहीं जाएगा क्योंकि इसका ओल्ड नहीं दिया है। तो क्या इश्यू आ गया आपका? सैक्रिफाइस इश्यू। सैक्रिफाइस इश्यू आ गया 1:1। कोई दिक्कत? अब सैक्रिफाइस इश्यू में बटेगा क्या? सिर्फ गुडविल बटेगी। क्या बटेगी? सिर्फ और सिर्फ गुडविल बटेगी, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? वो तो ओल्ड इश्यू में बटता है ना, ओल्ड इश्यू में। और यहां पे ओल्ड इश्यू भी क्या था? इक्वल ही था, 1:1 ही था। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी, जो इसकी क्लोजिंग बैलेंस है, देखते हैं क्या आएगा। चलो देखिए, एक सेकंड। पार्टनर्स कैपिटल में भी ध्यान दीजिएगा, ए और बी का ये डेबिट साइड होता है और ए एंड बी का ये क्रेडिट साइड होता है, ए और बी का। इसमें सबसे पहले सिर्फ अमाउंट की बात की, क्योंकि वहां जब आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है ना, जल्दी जल्दी निकालना है, तो आप पूरा अकाउंट तो बनाओगे नहीं बच्चा। क्या सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखिए, बैलेंसिंग कीजिए, आंसर लीजिए। देखिए जिस तरह मैंने लिखा, उनके पास 20,000 कैपिटल थी, हमने ए में भी 20,000 लिख दिया। जितने बच्चे 12th के हैं वो तो जानते ही होंगे कि बाकी आइटम्स लिखे कहां जाते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं सीयूटी के एग्जाम में, ये हम तब बताएंगे जब हम यहाँ पे एकेडमिक पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी मैं एकेडमिक भी लेके आऊंगा, परेशान मत होइए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक, अभी तो सीयूटी सामने है इसलिए मैं इसको लेके आया हूं। अब इसके बाद देखो इसमें क्या था, गुडविल थी पार्टनर्स की 30,000। ये जो 30,000 वो लेके आता है, नया पार्टनर लेके आया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30,000 गुडविल थी, सी इज टू ब्रिंग 30,000 कैपिटल। सी लाता है कैपिटल, तो सी का भी एक कॉलम बन जाएगा। सी लाता है 30,000 कैपिटल, तो सी में लिख दो 30,000 कैपिटल।
और अपनी गुडविल जो लेके आएगा उसे पार्टनर्स इक्वल बांट लेते हैं। याद कीजिए, जब भी गुडविल लेके आएगा अपने हिस्से की तो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं नहीं। ये जो गुडविल वैल्यूड है ये पूरे फर्म की है, गुडविल इज वैल्यूड पूरे फर्म की, तो उसका हिस्सा क्या होगा, नया पार्टनर ये है 30,000, नए पार्टनर का हिस्सा था 1/3, 30,000 का 1/3 होता है बेटा 10,000, और 10,000 को जब वो इक्वल बांटेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, इक्वल, इक्वल बांटेंगे तो 5,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, इन दोनों को कितना मिलेगा, 5,000, 5,000। इसलिए मैंने यहां कुछ लिखा नहीं, सिर्फ मैं आपको डायरेक्टली बताओ, देखो कैसे अमाउंट निकालते हैं। 5-5 यहां पे मिल गया। फिर इसके बाद प्रॉफिट दिया था रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट कहां आता है, बाई में, लॉस कहां आएगा, डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट जब निकालोगे 13,000 का आधा कितना होगा, 6,500, तो यहां पे आ जाएगा 6,500 और 6,500, इन्हीं दो को ओल्ड में ही बढ़ता है, न्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बेटा देखो, तुम किसी भी एक चीज को पकड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तीनों का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसकी बैलेंसिंग सी का है 30,000, देखो सी में तीनों में 30,000 लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो बी का देखो, 20, 5, 25, 6, 31,500 और 20, 6, 26, 26, 5, 31,500, दोनों को 31,500, 31,500 कहीं है क्या, 31,500, 31,500 प्लस 30,000, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। तो बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए कि क्या आता है, देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो क्या चीज कहां जाती है, किस रेशियो में बढ़ती है, बच्चों से क्या गलती होती है। मान लो यहां पे तो दोनों इक्वल था, न्यू पीएसआर सॉरी ओल्ड पीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन कभी कभी जब यहां पे दोनों में डिफरेंस होता है ना, तो बच्चों से गलती हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाती है। जो चीज ओल्ड में बांटना होता है वो सैक्रिफाइस में बांट देते हैं, और जो सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो उसे ओल्ड की तरफ ले जाते हैं, तो उनका आंसर मिसमैच हो जाता है। यहां गलती मत कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल एक एक चीज को मैं बताया हुआ हूं, उसको ध्यान में रखिएगा, क्या चीजें ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और क्या चीजें सैक्रिफाइस में होती हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अच्छा सा आपके सामने क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ये एब्सेंस है, लिखा है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो भाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है, लिखित में अगर एग्रीमेंट नहीं है मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। एज टू हु विल कॉन्ट्रीब्यूट अ न्यू पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, इट इज इंप्लाइड दैट द ओल्ड पार्टनर विल कॉन्ट्रीब्यूट। बताओ बच्चा, जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं। याद कीजिए, इसको मैंने पहले ही बताया था फंडामेंटल में, कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है सिर्फ दो ही चीज होती है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है कितना 6% पर एनम, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से रेशियो में, हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर तो अब तक आप लोग को याद भी हो चुका होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना सर, तो बस ऐसे देखेंगे, ऐसे टिक लगा देंगे, ऐसे टिक लगा चले आएंगे एकदम फिक्स नंबर। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशन में सभी बच्चों को कहीं ना कहीं इक्वलाइजेशन की तरफ ले आते हैं कि बच्चा कुछ कर पाए। कुछ ऐसे आसान से क्वेश्चंस आते हैं, ये तो नंबर ही कहां पाओगे अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे दिया तो। अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है, सबसे आगे जाना है, तो कहीं ना कहीं जो डिफिकल्ट, भाई आसान तो सबके लिए आसान है ना, ये आपके लिए भी आसान है तो बाकी भी बच्चों के लिए आसान है, लेकिन जो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी से हो पाएंगे, किसी से नहीं हो पाएंगे। तो आपको बस उसी पे एफर्ट डालना है कि वो कैसे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इसको देखते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, इट इज क्रेडिटेड टू। सिंपल सी चीज है, ये कहां पे क्रेडिट होता है, जब भी नया पार्टनर ले आता है क्या, गुडविल। गुडविल जब भी लाएगा तो वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, याद कीजिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कौन से इश्यू में, सैक्रिफाइस इश्यू में। यहां पे देखो लिखा होगा 3-4 चीजें, हिज कैपिटल अकाउंट होगा नहीं, क्योंकि एंट्री क्या बनती है, एंट्री देखो बनती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो डिस्ट्रीब्यूट वाली है, टू ओल्ड पार्टनर तो हम लिखते हैं, लेकिन यहां पे सैक्रिफाइस इश्यू लिखते हैं। मतलब ये जो ओल्ड पार्टनर, बच्चे क्या कहते हैं ना, बच्चों को दिमाग में क्या होता है, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर ध्यान देते हैं, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर। और जैसे इसको देख के आएंगे वो इस पर टिक लगा के चले आएंगे, आंख बंद करेंगे टिक लगा के आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ओल्ड पार्टनर तो है लेकिन कौन सा इश्यू में, सैक्रिफाइस इश्यू में। तो यहां पे देखिए
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा होगा। यस, ये आपको याद होगा, जो पार्टनर गेन होता है वो डेबिट हो जाता है, जिसने सैक्रिफाइस किया वही क्रेडिट होता है। तो यहां पर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है सिर्फ वही। मान लीजिए ओल्ड पार्टनर्स में से, मान लीजिए दो ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, अगर इन दोनों में से किसी ने अगर गेन किया तो ये ऑटोमेटिक डेबिट में आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर में से भी अगर किसी ने, ये एचओटीएस के क्वेश्चंस है आपके डीके गोयल की बुक्स में, ये एचओटीएस हॉट्स के ये क्वेश्चंस बनते हैं कि जो पार्टनर गेन होता है देखो डेबिट हो जाता है, वो भी तो ओल्ड पार्टनर था। तो कभी भी आंख बंद करके टिक मत लगाना, क्वेश्चंस देख लेना, ऑप्शंस देख लेना, और ये एकदम इंश्योर हो जाना कि नहीं तो बच्चे बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है, इसका तो ये लो, ये एकदम सही टनाटन एकदम एकदम इत्मीनान से नंबर मिलेगा सर, एक नंबर पेपर गया। और जब रिजल्ट आता है किए तो थे सब, किस्मत ही नहीं है, क्या किया जाए, ऐसा नहीं है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा सही, यहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, इसमें क्या पूछा है लास्ट में, देखो लिखा होगा व्हाट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। माइंड में चलना चाहिए हमेशा, लास्ट में जरूर देखना, जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस आए तो आप ये देख लीजिए उस क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या है। तो जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तो माइंड में एक चीज चलेगी, आपको निकालना क्या है। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस पूछा, तो प्रॉफिट लॉस में एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि लायबिलिटी इधर होती है, एसेट्स इधर होती है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर लिख देना और घटेगी तो इधर लिख देना। लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर, घटेगी तो इधर, और एसेट्स इधर होता है तो एसेट बढ़ेगी तो इधर, लायबिलिटी और एसेट घटेगी तो इधर। ये मैंने बताया था, जाके वीडियोस में देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे हम कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे और बैलेंसिंग से तुरंत आंसर निकाल लेंगे। तो देखो ये पार्टनर थे सी, अब देखो यहां पे प्रॉफिट निकालना, तो यहां पे आपको न्यू पैसा गेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ये दिमाग में होना चाहिए। मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड, देखो मशीन क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स अगर बढ़ेगी, बुक वैल्यू थी 80,000, 80,000 का 10% बढ़ेगी तो ये 8,000 यहां लिखा जाएगा। मशीन एप्रिशिएट हुई, मशीन बढ़ गई, एसेट्स होती है, एसेट बढ़ती है तो इधर, लायबिलिटी बढ़ती है तो इधर, घटती है तो अपोजिट। चलो बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई, घट गई 20%, मतलब उसकी बुक वैल्यू थी 2 लाख, 20% घट गई तो 2 लाख का 20% होता है 40,000, ये घट गई। एक अनरिकॉर्डेड डेटर थे, अनरिकॉर्डेड क्या थे, डेटर थे, कितने के, 1250 के। तो भैया डेटर क्या होते हैं, डेटर आपकी एसेट्स होती है। वुड बी ब्रॉट इनटू बुक्स नाउ, अब इन्हें बुक्स में दिखाना है। तो जब एक डेटर था 1250 का, अभी तक नहीं रिकॉर्ड किया गया था, अब दिखाओगे तो एसेट बढ़ेगी ना, एसेट बढ़ेगी तो इधर लिख देंगे। और उसी तरीके से एक क्रेडिटर थे जो अनरिकॉर्डेड थे, लेकिन अभी सॉरी, एक क्रेडिटर थे अनरिकॉर्डेड थे, कितने के, 2750 के, इनकी डेथ हो गई। एंड नीड नॉट पे एनीथिंग टू दिस अकाउंट, अब इनको नहीं देना। जब क्रेडिटर को नहीं दोगे तो लायबिलिटी क्या हो गई, लायबिलिटी घट गई। भाई अभी तक क्या था, इनको देना था पैसा, क्रेडिटर थे उनको पैसा देना था, उनकी डेथ हो गई, पैसा नहीं देना। जब पैसा ही नहीं देना तो लायबिलिटी तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब लायबिलिटी कम होती है तो कहां लिखी जाती है, इधर ही लिखी जाएगी, 2750 बढ़ेगी इधर, घटेगी तो इधर, लायबिलिटी एसेट्स नहीं। बेटा इसको बैलेंसिंग कीजिए, तो देखो बैलेंसिंग क्या होता है, जो ज्यादा वाला होता है उसमें से कम माइनस होता है। तो देखो ये 40,000 हमें ज्यादा लग रहा है, ज्यादा है भी, तो जाहिर सी बात है इसमें लॉस ही आएगा। इसमें लॉस के 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो ऑप्शन ये है, एक तो ऑप्शन ये है, तो प्रॉफिट तो कैंसिल हो गया। अब बस माइनस करना है और देखना है कितना आता है, 2 1 3 1 4 8 12, ये हो गया टोटल 12,000, और 40 में से अगर 12 जाएगा बचेगा 28, लॉस आ गया 28, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। आ गया, कितने आसानी से आ गया, देखो देखने में लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन कितने आसानी से आ गया, ये आ गया ना। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आई थिंक केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, क्या आएगा, केस बेस्ड एमसीक्यू, क्योंकि पता होना चाहिए पेपर में, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सीयूटी का पेपर है वो सिर्फ एमसीक्यू बेस ही नहीं है, मतलब एमसीक्यू तो बेस है सिर्फ, और सिर्फ एक क्वेश्चन लेके 4 ऑप्शन नहीं देगा, उसमें मैचिंग भी आएंगे और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो आजकल तो इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रिवीजन। जो केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रिवीजन वाले क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में, और अब तो हाईएट के भी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं, अब ये रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जामिनेशन में, आपके आईएएस पीसीएस के एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज के भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं केस बेस्ड स्टडीज। क्योंकि अभी तक क्या होता था,
अभी तक बच्चा सिर्फ पढ़ता था और याद हो चीजों को याद कर लेता था, कहीं से कहीं ना कहीं से दिमाग में खूब बैठ के रात दिन का उसको सिर्फ एक तोते की तरह पढ़ता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया, कहा नहीं, बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक तोता बन जाएंगे, तोता बन के खाली चीजों को याद कर लेंगे और उसी को बोलेंगे। तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन याद मत कीजिए किसी चीज को, समझिए। केस बेस्ड स्टडीज असर्शन रीजन के क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं? सिर्फ ये देखने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे, आपको कितना अच्छा आता है, आपने कितनी मेहनत की है, कितनी चीजें आपकी सही है, आपको कहां कहां एफर्ट, आपने कितना सही एफर्ट डाला है। इसलिए केस बेस्ड स्टडीज और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और आजकल तो ये जान ही रहे हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, इसमें एक केस देगा, एक केस स्टडी देगा, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस देंगे, उनके आंसर्स देने होंगे। तो इसलिए केस को अच्छे से पढ़ना, भले 2 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, केस को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप आते हैं। चलो देखते हैं, आओ पहली केस स्टडी यहां पे देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो, ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर कुछ लिखा है, ध्रुव एंड अनशार्प पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द, इतना ध्रुव 75% है और अंश 25%, तो 75-25 का इश्यू है। 75 मतलब 3/4, 25 मतलब 1/4, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग इश्यू है वो है 3:1 का। आप इसको काट लीजिएगा भाई, 25 में 75 कितने टेबल में आती है, ठीक है, तो 3:1। फिर देखो यहां पे एक नया पार्टनर आता है, कौन? कवि इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ इसके टर्मोलॉजीज दी हुई है और ये आपकी एक बैलेंस शीट दी हुई है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। तो आप दो चीज देखो, हालांकि जब हम लोग एकेडमिक में पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं कि यहां डबल टिक वाले आइटम, सिंगल टिक वाले आइटम, कुछ ऐसी चीजें बताते हैं। तो मैं वो चीज यहां भी बताना चाहूंगा कि जब भी यहां पे आए तो जो चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिस तरह इसमें जो चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उस पर ऐसे डबल टिक लगा लिया जाता है। जिस तरह ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, इधर ऐसा कोई आइटम नहीं है, बस यही था, डबल टिक वाला एक आइटम था। इससे आपको मेंशन रहता है कि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, ठीक। बाकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, जो एडजस्टमेंट अंदर मिलेंगे उसको अंदर टिक लगा लेंगे, नहीं मिलेगी वही बाहर टिक लगा लेंगे। तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी वैल्यूड, क्या लैंड एंड बिल्डिंग है? ये लैंड एंड बिल्डिंग है। ये क्या हो गया? एट 25% एबव कॉस्ट। ये पाया गया कि जो लैंड एंड बिल्डिंग थी, यहां पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या? आई थिंक यहां पे कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऊपर नीचे हो गया है। कैश का वैल्यू ये है, डेटर की वैल्यू 18,000 में से ये जाएगा, ये है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ये है, इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फॉन्ट एडजस्ट होने में ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000। क्या पाया गया कि ये 25% ज्यादा लिखी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी वैल्यूड एट 25% एबव कॉस्ट। ये पाया गया कि ये 25% ज्यादा लिखी हुई है। चलो, बैड डेब्ट्स 1808 टू बी रिटर्न ऑफ, द रिमेनिंग डेटर्स आर गुड। बोल रहा है जो बैड डेब्ट्स है वो कितना रिटर्न ऑफ किया जाएगा? सिर्फ 1800, बाकी के डेटा अच्छे हैं, ओके। क्रेडिटर इंक्लूड 5,000 रिसीव्ड एज कमीशन, तो देखो डेटा पे भी टिक लगेगा, क्रेडिटर पे भी टिक लगेगा, मतलब सबकी एडजस्टमेंट्स यहां पे दी हुई है। अब मुद्दे की बात, या तो हम पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, प्रैक्टिस पे देखो डिपेंड होता है, या तो बच्चा पूरा क्वेश्चन पढ़े, बार बार देखे, बार बार पढ़े, या तो सिर्फ आप इस पे आइए ना जिसका आंसर देना है। पहले देखते हैं आंसर यहां पे देना क्या है। एट द टाइम ऑफ कवि एडमिशन द वर्कमैन कंपनसेशन ये रिजर्व ऑफ, पूछ रहा है कि कवि के एडमिशन के टाइम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या किया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात पूछा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना? जितनी चीज पूछेगा उतने को देखेंगे, उस पर फोकस होगा, आंसर दे देंगे। तो देखो इसका क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया था। इसके लिए हम देखते हैं क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी है, क्या किसी ने वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम तो नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 3,000। तो बेटा आपके फंड में कितना था? फंड में था 5,000, 5 में से 3 दे दिया, 5 में से 3 दे दिया, अभी भी फंड में कितना बचा हुआ है? 2,000। और ये जो पैसा बचता है ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू में। ओल्ड इश्यू क्या था? 3:1। तो 3:1 का मतलब 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 500 और इंटू 3, 5 1500 और 500, 1500 और 500, ये दोनों मिल जाएगा ध्रुव को
और अंश को। तो देखो ये दोनों ध्रुव अंश को मिलेगा तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। तो आपको पता है जब ये मिलता है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो देखिए कहीं लिखा है 1500 और 500 ऑप्शन में है। क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर 3000 क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर, 2000 विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर। तो देखो ये 2000 ही तो क्रेडिट हुआ है, ये जो बचा है 2000 वही तो ओल्ड पार्टनर से अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो 2000 है वो क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स होगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केस स्टडी वही है। क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपको फोकस करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट क्या है, 25,000। आइए इसके एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखी थी। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी फाउंड टू बी वैल्यूड 25% अबव कॉस्ट। ये पाया गया कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, ये ऑलरेडी 25% ज्यादा है। परसेंट की बात करें, ऑलरेडी 25% कॉस्ट से ज्यादा है। आपको पता है बैलेंस शीट में कॉस्ट वैल्यू ही दिखाई जाती है। ठीक, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग याद कीजिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में हम चीजों को उसकी वैल्यू पर दिखाते हैं। जब ये 25% ज्यादा है तो मतलब ये जो वैल्यू, देखो कैसे आसानी से निकालते हैं। हर एक चीज अपने आप में कितना होती है, 100%। ये 25% ज्यादा है मतलब ये वैल्यू 125% के बराबर होगी। 125% बराबर 25,000। अगर ऐसे ना समझ में आए, ये तो हम डायरेक्टली बता देंगे। मान लीजिए आपका कहना सर आप तो बता ही देंगे, हमें अगर ना समझ में आया है तो चलो, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है एबव वाले या लेस वाले, तो आप ऐसा लिखिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू थी पहले x, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू क्या थी x। अगर ये 25% ज्यादा लिखी गई है तो जाहिर सी बात है इसका 25% ज्यादा लिखेंगे तो 125% लिखेंगे। x का 125% बराबर 25,000। देखो यहां पे दो स्टेप होते हैं, आप पहले 25% निकालते हो फिर जोड़ते हो ना। हमने सीधा सीधा 100 मान के उसमें 25 जोड़ दिया तो 125%। ज्यादा होगा तो जोड़ देना 100 में, कम होगा तो 100 में उतना माइनस हो जाएगा। तो यहां पे जो 25% एबव कॉस्ट थी ये हो गया। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 25,000 का 100 बटा 125। तो मतलब देखोगे आ जाएगी वैल्यू 1 लाख। 1 लाख आएगी नहीं यार, 125 गुना 250 220,000 आएगी। सॉरी 20,000। क्या वैल्यू आएगी, 20,000। तो यहां पे जो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 20,000। समझ में आया, समझ में आया कैसे। ये 25% ज्यादा लिखी थी तो 125%। अगर मान लो ये लिखा होता बोलता कि ये पाया गया कि 30% ज्यादा लिखी है तो 130%, x का 130%। मान लो ये बोलता ये 40% ज्यादा लिखी गई, 140 बटा 100 हो जाता। मान लो ये बोलता कि ये पाया गया कि इसकी वैल्यू 20% अंडर वैल्यूड है, कम लिखा गया। ये पाया गया कि इसको 20% कम लिखे, 100 में से 20 को घटा दो, 80%, x का 80% हो जाता है इतना। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कभी भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड को गलत मत करना। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा है, टू एडजस्ट द क्रेडिटर इन एडजस्टमेंट। चलो भैया, अगर हम क्रेडिटर को एडजस्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 में, लिखा ना एडजस्टमेंट नंबर 3 में, तो क्रेडिटर हमारे पास कितने थे, 49,000 के। क्रेडिटर इंक्लूड 5,000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम अमर। ये क्या था, बोल रहा है कि जो क्रेडिटर थे उसमें से 5,000 के क्रेडिटर क्या था, वो अमर से कमीशन मिला था, उसका था। अमर से हमें कमीशन मिला था। तो एंट्री क्या बनेगी, जब कमीशन मिलता है तो कमीशन कैश अकाउंट डेबिट, भाई कमीशन मिलेगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू अमर, ये था। लेकिन ये इसमें इंक्लूड है क्रेडिटर में, तो यहां से निकालना पड़ेगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। इसका क्या होगा, कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ 5,000। ठीक, क्रेडिटर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ 5,000। ठीक, अमर अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 5,000 और क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 5,000। आप बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या। तो आगे आंसर समझ में, जल्दी बताओ क्या होगा। तो यहां पे जो आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, देखो जब क्रेडिटर बढ़ते हैं,
क्रेडिटर, भाई हम क्या पढ़े पार्टनरशिप, आपको याद होगा क्रेडिटर बढ़ता है या घटता है, बढ़ेगा क्रेडिटर तो क्रेडिट होता है, घटता है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहां पे एंट्री में क्रेडिटर आपके 5,000 से कम हो जाएंगे क्योंकि इसमें था कमीशन। तो जब ये कम होंगे तो एंट्री क्या बनती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन बनती कि नहीं बनती है। अगर ये 5,000 से कम हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, अमाउंट यहां पे होगा 5,000। क्या होगा, एक मिनट बताते हैं, रुक जाए, हटो भाई हट जाओ। चलो देखो यहां पे होगा अमाउंट 5,000। तो ऑप्शन देखिए, आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, क्रेडिटर कम होगा, भाई इसमें तो 5 का कमीशन का था, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एंट्री ये बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो क्या ऑप्शन में ये है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ये होगा नहीं, क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड, एकदम सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म विल बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का। तो ध्यान से देखिएगा, जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म है उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना होगा। यहां पे क्या लिखा है, बैड डेब्ट्स था 1800 और बाकी के डेटा क्या थे, सब अच्छे थे। तो जब बैड डेब्ट्स आपका 1800 हो जाएगा तो यहां पे देखो, यहां पर डेटा था हमारा 18,500, डेटा ऑलरेडी कितना था 18,500, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना लगा था 1,500। अब क्या बोल रहा है, सिर्फ बैड डेब्ट्स लगेगा 1800। जब 1800 लगेगा तो बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए, सबके पास से आंसर आना चाहिए, तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। अच्छा है क्वेश्चन, बच्चे देखते हैं और कहते हैं जब, अच्छा ये तो बैड डेब्ट्स लिखा है ना, तो बैड डेब्ट्स 1800 है, तो या तो ऑप्शन 1800 होगा, नहीं तो कई सारे बच्चे देखते हैं इसमें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया ही नहीं है, ये तो सिर्फ यही दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो एक काम को 1500 लिखा, 1500 में आए। तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता क्या है, पहले ये जानो। जब प्रोविजन साफ साफ लिखा है कि ये प्रोविजन है, जब हमें कुछ पता होता है कि नॉन लायबिलिटी जब मालूम होती है, हमने किसी को पैसा दिया है, या बिजनेस में एक बिजनेसमैन को ये पता होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस से कि कुछ ना कुछ पैसा हर साल डूब जाता है, कुछ ना कुछ पैसा हर साल डूब जाता है, उसके लिए वो पहले से ही कुछ प्रॉफिट में से प्रोविजन बना के रखता है, अगर ये पैसा डूब गया नहीं मिला इसकी भरपाई इस प्रोविजन से की जाएगी। अब प्रोविजन एक तरीके का फंड ही होता है फॉर नॉन लायबिलिटीज, फॉर नॉन लायबिलिटी, जो पता होता है इतना तो पैसा डूबता ही है, अगर ये डूब गया तो इसकी भरपाई इस फंड से की जाएगी। अब ये बताओ यहां पे बैड डेब्ट्स कितना हुआ 1800, पैसा डूब गया, 1800 डूब गया, उसकी भरपाई कहां से की जाएगी, जो पहले से प्रोविजन बने हैं, तो पहले जो 1500 रुपए प्रोविजन बना है वहीं से ना की जाएगी। तो 1800 डूब गया तो जो प्रोविजन का पैसा था उसको तो पूरा हम ले ही चुके हैं, और बाकी तो अपनी जेब से देंगे। तो बताओ क्या प्रोविजन में कुछ बचा, यहां पूछ का द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी, ये फॉर्म नहीं है ये फर्म होगी, फर्म विल बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे नील, क्योंकि टोटल अमाउंट प्रोविजन का तो हमने यूज कर लिया ना, प्रोविजन में था 1500 दिए 1800, फर्म का तो पूरा पैसा, वो प्रोविजन का तो पूरा पैसा यूज हो गया, तो उसमें तो कुछ बचा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस और उनके ये आंसर्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपको कैसे आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चन इसमें और बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी, क्या डेट होगी, देखिए यहां पे अगर ये क्या लिखा है 31 मार्च 2023 लिखा हुआ है, ये पहले वाली बैलेंस शीट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले वाली है, तो ये क्या बोल रहा है द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट की डेट क्या होगी, भैया ये तो ओपनिंग थी, अब 31 मार्च, इसके बाद 2024 ही तो आएगा, क्या आएगा 2024, तो इसकी डेट क्या होगी, ये एंडिंग 31 मार्च 2024 इज इसका आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल मत लगाइएगा क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद ये 1 अप्रैल को सेशन स्टार्ट होता है, बंद नहीं होता है,
तो बैलेंस शीट हमेशा लास्ट में बनती है, तो इसलिए ये 2024 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो ये आ गया आपका केस स्टडी सेकंड। आइए देखते हैं केस स्टडी सेकंड में क्या है। तो हमने सीधे कहा जब भी केस स्टडी से क्वेश्चन आएंगे पहले देखना पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। पहले देख लो पूछा क्या है, उसके बाद हम आंसर देंगे। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल, यहां लॉस पूछ रहा है किस पे, रिवैल्यूएशन पे। तो हम सिर्फ देखते हैं कौन कौन सी एसेट घटी है, कौन कौन सी बढ़ी है, जल्दी जल्दी। तो डेबिट और क्रेडिट लिख लेते हैं। प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाई 25%, मतलब बोल रहा है जो प्लांट है ये ओवर वैल्यूड है। अभी मैंने ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड बताया है, ये ज्यादा लिखा हुआ है कितने से, 25%। मतलब ये जो वैल्यू होगी 3 लाख की, 3 लाख जो होगी वो 125% की इक्वल होगी कि नहीं। तो बताओ 100% बराबर क्या होगा, अभी मैंने बताया। इसके पहले वाला क्वेश्चन जाके देखिएगा, कुछ ऐसा ही मैंने बताया है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बताओ इसको, चलो काटिए, क्या आएगा, 25 से काटे, चलो 25 पंचे 125, इसके बाद 25 से कटने में 25, 5 30, 2 50, 1 2 3, फिर काटो इसको 5 से, कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, 2400, 2400 इंटू 100, 2,40,000। तो मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 240। तो बताओ कितने से घटी, कितने से घटी, पहले थी ये 240 होना चाहिए था, यहां लिखिए 3 लाख, कहीं ना कहीं 60,000 रुपए का इफेक्ट आएगा। कितना डालेगा, 60,000। तो चलो ध्यान दीजिएगा, यहां पे वैल्यू कम हो गई, 60,000 से वैल्यू कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसमें 3 लाख लिखा है, अब लिखना है 240, तो 60,000 से तो वैल्यू हो जाएगी ना कम। ये हो गई माइनस में, जो मैं ऐसे बनाऊंगा ना गोल वो माइनस में है। इसका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1.5 लाख। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 1.5 लाख, भैया थी ये 2 लाख, अब हो गई 1.5 लाख, 50,000 हुआ कम। जब 50,000 कम हो जाएगा तो हम देखेंगे क्या इसके लिए कोई फंड तो नहीं बना था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो यहां पे था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000। तो 50 में से 20 तो हमने यहां से दे दिया, कहां से, फंड से। 50 में से 20 हमने कहां से दे दिया, फंड से। बाकी जो 30,000 से एसेट्स कम हो जाएगी, एसेट कम होती है तो कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो यहां पे भी जो एसेट्स आपकी कम वैल्यू आएगी वो कितने की आएगी, 30,000 की आएगी। समझ में आएगी, नहीं आया, नहीं आया तो एक बार इसको ध्यान से देखिए मैंने इसमें क्या क्या किया है। हमने कहा इन्वेस्टमेंट हमारा फ्लक्चुएट हुआ 50,000, भाई पहले मार्केट वैल्यू थी 2 लाख, अब हो गई 1.5 लाख। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुआ 50,000 से वैल्यू हो गई कम। अब ये जो लॉस हुआ इसकी भरपाई कहां से की जाएगी, तो इस फंड से। इस फंड में था 20,000, 20,000 रुपए तो हमने इस फंड से दे दिया, अभी भी 30,000 का नुकसान है। इस 30,000 की भरपाई कहां से की जाएगी, रिवैल्यूएशन से की जाएगी। इस नुकसान को कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन में, क्योंकि 30,000 से अभी भी वैल्यू कम है, और जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो डेबिट में दिखाते हैं। तो ये भी अभी देखो क्या है, ये भी वैल्यू हो गई कम। इसका लिखा है बैड डेब्ट था 6,000, be written off and provision for doubtful debts be maintained 10% on debtor। चलो भैया डेटर देखते हैं, डेटर ध्यान से देखिएगा डेटर को। ये हमारे डेटर 1,26,000 के डेटर थे, 1,26,000 के। बोल रहा है बैड डेब्ट है इस पे 6,000 का, चलो 6,000 का बैड डेब्ट है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 10%, तो 6,000 घटाओगे तो बचेगा 1,20,000। अब एक 20 का 10% निकालोगे तो आएगा 12,000, बचेगा 1,08,000। अब बेटा देखो यहां बहुत तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसका फाइनल अमाउंट देखो डेटर का। यहां डेटर का फाइनल अमाउंट था 1,18,000, यहां है 1,08,000। पहले था 1,18 लिखा है, ये पॉइंट 1,18 और अब है 1,08। तो ये बताओ एसेट्स कम हुई कि ज्यादा, एसेट कम हो गई, कितने से, 10,000 से। यहां भी एसेट्स कम हो गई 10,000 से। ये तीनों ही हुई है कम, तीनों ही हुई है कम। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, फटाफट एडजस्टमेंट आनी चाहिए। यहां मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बस क्वेश्चंस देख के निकाल दोगे कैसे निकालना है, ठीक है। यहां भी एसेट्स हो गए कम, तो ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तीनों ही एसेट्स हुई थी कम। लायबिलिटीज का कोई यहां पर एडजस्टमेंट था नहीं। तो बताओ एसेट जब कम होती है तो कहां लिखी जाती है, डेबिट साइड, और जब एसेट्स कम होंगी तो लॉस ही तो होगा।
सब कुछ डेबिट में लिखोगे तो क्रेडिट में क्या आएगा, लॉस ही तो होगा। 60 10 90 60 10 70 30 100 1 लाख रुपए का नुकसान आ जाएगा। कितने का, 1 लाख का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। कैसे, 60,000 का ये हो गया कम, 10,000 का ये 70, 30,000 का ये 1 लाख। तो देखो क्या कहीं 1 लाख ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 लाख ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कम हो जाएगा। ठीक, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, न्यू पीएसआर क्या होगा, इसको तो चुटकियों में बता दोगे। मैंने क्या निकालना सिखाया था, ABC पार्टनर है, A:B:C, कितना 2:2:1। आता कौन है, आता है D 1/5 के लिए। अब ये भी कहा गया है इट वॉज एग्रीड दैट A would retain his original शेयर। याद कीजिए, इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, बड़े ही अच्छे से बताया था। कुछ याद आया, क्या बताया था, ए अगर अपने ओरिजिनल शेयर पे होगा तो बेटा 1/5 तो हो गया डी का, प्लस ए का हिस्सा क्या है 2 2 4 1 5, ए का भी हिस्सा हो गया 2/5। ये डी का था, ये ए का था ना, इसमें चेंजेस आएगी ना इसमें, तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 3/5। अगर हम 3/5 इन दोनों को दे देते हैं, 3/5 किसको, ए को, डी को और ए को दे देते हैं, तो बचेगा कितना 2/5 बचेगा, यह 2/5 ही तो बचेगा। और ये 2/5 जो मिलेगा वो सिर्फ किसको मिलेगा, बी और सी को। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर न्यूमिनेटर में और 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो बताओ क्या आ जाएगा बच्चों। तो ये तो इसी तरह बना, देखिए यहां पे 2 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25। तो सर इसका क्या होगा, तो इसका देखो 2 2 जा 4, तो 4 4 8 2 10, बचा कितना 15। ये कैसे आएगा, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, हल्का सा, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने निकालना कैसे होता है, तो आसानी से सीखना, ठीक है, एकदम आसानी से। ABC थे 2:2:1, डी आता है नया पार्टनर 1/5 के लिए। ये भी बोल रहा है कि ए का शेयर चेंज नहीं होगा, ए अपने ओरिजिनल शेयर पे होगा। तो देखो डी का शेयर था, एक सेकंड, हाँ, डी का शेयर था 1/5, ये डी का था, ए का था 2/5। इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 1 3/5 तो इन दोनों को मिलेगा, 3/5 मिलके इन दोनों को मिलेगा। तो बचा कितना 2/5, ये जो बचेगा ये मिलेगा बी और सी को। ध्यान दीजिएगा मैंने यहां क्या लिखा है, ये 2/5 मिलेगा बी और सी को, ये 3/5 इन दोनों को मिला के डी और ए को, क्योंकि ए का शेयर नहीं चेंज होना, डी का हिस्सा नहीं चेंज होना, डी तो नया पार्टनर आया ही है। अब बी और सी का ओल्ड रेशियो क्या था, तो ध्यान दीजिए 2:1 था। ध्यान दीजिए बी और सी क्या था 2:1, 2 + 1 3। मैंने क्या सिखाया, जो बचा हुआ हिस्सा है वो इन्हीं को मिलेगा, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर, डिनोमिनेटर का इधर। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 5 3 जा 15। अब बेटा 4 2 6 = 15, क्या होगा, क्या 4 + 2 तो 6 ही होगा, 15 तो होगा नहीं। तो यहां पे भी ए भी होगा और डी भी होगा। तो देखिए ए और डी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ए और डी का हिस्सा कैसे निकालेंगे। तो ये बताओ ए और डी को क्या मिलेगा, ए और डी को यही तो मिलेगा 3/5। ए और डी को कितना मिलेगा 3/5 ही तो मिलेगा। और ए का तुम्हें ओल्ड रेशियो पता था, ए पहले कितना दिखा हुआ था 2 लिखा था, ए का ए कितना था 2 था। तो जो ए को मिलेगा ये 3 वाला मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बचा हुआ हिस्सा सिर्फ बचे हुए को मिलेगा। अब ए को जो मिल रहा था ये ए और डी मिला के 3/5, तो 3 का मल्टीप्लाई कहां 2 में 3 2 जा 6 आ गया 6 4 2, तो 6 4 10 दोबारा बचा कितना, बचा 3, और ये 3 हो जाएगा डी का हिस्सा। तो 6 4 10 दोबारा 3 15, ऑप्शन में है 6 4 10 दोबारा 3 15। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। चलो गुडविल के लिए अभी आपने पीछे क्या क्या पढ़ा था, जस्ट इसके पहले वाले में जो ऑप्शन आपका आया था न्यू पीएसआर का, वो क्या था 6 4 2 3 था कि नहीं था। तो यहां पे देखो
न्यू पीएसआर था 6, 4, 2 और 3। ये आपका था न्यू पीएसआर, टोटल था 15। चूंकि गुडविल के रिस्पेक्ट में आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है। ये था न्यू, ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड था 2:2:1, यही था। तो 2, 2, 4, 1, 5। अब बताओ सैक्रिफाइस कितना आएगा? इसको इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 जा 6 - 6 0। ए ने तो कोई सैक्रिफाइस ही नहीं किया। चलो भाई 3 2 जा 6 - 4 बराबर 2 और 3 1 जा 3 - 2 बराबर 1। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा 2:1। ये आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये जो गुडविल है वो किसको किसको मिलेगी? वो सिर्फ बी और सी को मिलेगी। तो देखो जहां पे ए ऑप्शन होगा उसको तो वैसे ही काट दो। ए यहां पे भी है, बी सी, ए यहां पे भी, ये दो तो कट गया। ए और बी और सी को मिलेगा। क्रेडिटेड कितना? 1/20 या 24,000। 2:1 में भी ये भी सही है। अमाउंट देखो 1/20 और 24 लिखा है। आओ देखते हैं गुडविल कितनी दी हुई है। कहीं दी हुई है? गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट में तो नहीं है। इट वॉज एग्रीड प्लांट इज रिवैल्यूएट, मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, बैड डेब्ट्स इतना है। तो गुडविल कहां है? कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है? नहीं। अब हमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी नहीं दिख रहा है, हमें गुडविल भी निकालना है। बताओ गुडविल कैसे आएगी? जल्दी बताओ। तो बच्चों देखो इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, इसमें कहीं गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पे बता नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें टाइपिंग में या तो छूट गया होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन याद थोड़ी ना है। इसमें कहीं भी क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है, तो ये हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुडविल का अमाउंट नहीं। बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि जो गुडविल बटेगी कौन से इशू में? सैक्रिफाइस इशू में, बी और सी में। तो चूंकि अब ऑप्शन में या तो 12,000 यहाँ 1,20,000 देना चाहिए था, या तो गुडविल 24,000 देना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे कहीं गुडविल की वैल्यूएशन नहीं की गई है। हो सकता है टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया हो, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ डी वाला, डी भाई क्या था? डी एस कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल भी। अब देखो बेटा, चूंकि जब गुडविल ही नहीं दी थी तो यहां पे इसके बैलेंसेस भी सही नहीं आएंगे। और बी कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल भी, ये भी सही नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे गुडविल नहीं दी थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बैलेंस कैसे निकाला जाता है। तो ये कौन सा बैलेंस पूछ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जिसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती थी। लेकिन जब क्वेश्चन में गुडविल ही नहीं है तो बैलेंसेस कैसे सही आएंगे? इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहां पे स्किप किया जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से केस स्टडीज, कुछ अच्छी केस स्टडीज हम देखेंगे, क्योंकि हम एक बार इसको एनालाइज कर लें एक बार फिर से कि कहीं कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिसप्रिंट होगा ना तो आपको कहीं से भी आंसर नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 3 से केस स्टडीज से। और फिर हम आगे देखते हैं कि 8-10 केस स्टडी, उम्मीद है ना 10 तो कम से कम 5 केस स्टडी तो सॉल्व हो ही जाए। तो बच्चों थैंक यू, जय हिंद।